लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना कैसे होती है देश की हिफाजत। कभी सरहद पर चल के देख लेना, कभी सरहद पर चल के देख लेना। Now, coming towards the highlight of the evening, I am pleased to share that the distinguished guest to honor us with his presence today as the chief guest of our felicitation ceremony is retired Lieutenant Colonel Dr. Satish Khade. He has served in different states including Jammu and Kashmir, Jharkhand, Arunachal Pradesh in the service of nation and has been part of anti-terrorist operations in Jammu in the year 2008. He has been adjudged as the best all-rounder officer in year 2006, Indian Army Medical Corps. Let us look at the sum of his larger-than-life achievements. MBBS, MD, MBA. Diploma in International Security Management. Course in Contemporary Geopolitics. Postgraduate Diploma in Medico-Legal Ethics from NLSIU Bangalore. Diploma in Global Diplomacy. Currently, he is the founder director at the MGM Institute of Competitive Exams. National Award by Indian Army for Best Research Project in Indian Armed Forces on Stress in Counter-Insurgency and Counter-Terrorist Operations. How is the Josh? How is the Josh? How is the Josh? Now, I would humbly request Lieutenant Colonel Dr. Satish Khade sir to provide with us his wise words of guidance. The founder director of PSL Academy, Prem Sadar, Lohia sir, Tejas Rathi sir, the faculty members of PSL Academy, जिनका सही मायने में सॉलिड सपोर्ट इन बच्चों के साथ है और जिनके फेलिसिटेशन में सही मायने में जिनका फेलिसिटेशन, जिनका सम्मान यहां पर हो रहा है, ऐसे यहां पर उपस्थित सारे पेरेंट्स, उनके अभिभावक और सही मायने में भविष्य के डॉक्टर्स, भविष्य के इंजीनियर्स, भविष्य के लॉयर्स, भविष्य के सीईओ और अलग अलग कॉर्पोरेट सेक्टर में के मैनेजर्स एंड इन रियल सेंस भारत की रक्षा करने के लिए लीडरशिप के रोल में भारत की फौज में अधिकारी बनने के लिए तैयार इस तरह का फ्यूचर हमारा जो मेरे सामने बैठा हुआ है। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अब हाई जोश की जब बात की गई तो जोश के लिए माइक की जरूरत है क्या? आवाज पहुंच रहा है मेरा आखिर तक? पहुंच रहा है ना आपका? ओके, आई विल कीप द माइक ओवर हियर। बट मैंने कुछ बोलने से पहले दिल से सही मायने में आज का इस कार्यक्रम का आयोजन जिन्होंने किया हुआ है वो तो हमारे ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पे दिख ही रहे हैं, पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब तक जिन्होंने एंकरिंग किया हुआ है ऐसी सोनाली, वैष्णवी और यहाँ पर जो वॉलंटियर्स की टीम है, मुझे लगता है एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए लोहिया सर, राठी सर और उनके सारे टीम के लिए। पिछले आधे घंटे से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ अलग अलग तरह के प्रोग्राम वहां पर होते हैं, पर जिस बखूबी से ये स्टूडेंट्स आज जो है ये 11th के स्टूडेंट्स होंगे, शायद 12th के स्टूडेंट्स होंगे और अगले साल इसी तरह के फेलिसिटेशन में वो जो है यहाँ पर बैठे हुए होंगे, लेकिन जिस बखूबी से वो अपनी भूमिका को निभा रहे हैं, सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू, अ ग्रेट जॉब डन, हार्टीएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर जो है आज के सारे पर्पसफुली मैं हिंदी में आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, आपसे हिंदी में जो है इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं और मुझे जो है आपसे संवाद साधना है। भाषण करने के लिए मैं नहीं आया हूँ, अलग अलग वहां पर जो है अलग अलग फोरम होते हैं, बाय गॉड्स ग्रेस बहुत सारी जगह पर बहुत बहुत अलग अलग विषयों पर भाषण करने का, वहां पर जो है ज्ञान देने का मौका वहां पे मिलता है। यहाँ पर ना मैं ज्ञान देने के लिए आया हूँ, ना भाषण करने के लिए आया हूँ,
मैं आपसे जो है संवाद साधना चाहता हूं, आपसे जो है मैं इंटरेक्शन करना चाहता हूं। विद्यार्थी वर्ग भी है और उनके पेरेंट्स भी वहां पर है, तो अगले कुछ मिनटों में जो है आपसे मैं संवाद साधना वहां पे चाहता हूं। और इसके लिए ही मुझे लगता है सांस्कृतिक माहौल, सर ने कहा कि सर सांस्कृतिक अटायर में वहां पे आना है, बिकॉज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर मी, क्योंकि अब तक जो मुझे जानते हैं शायद वेस्टर्न अटायर में या एट द मोस्ट ब्लेजर कोट टाई किसी तरीके से जो है मुझे वहां पे देखा होगा, और इस सांस्कृतिक अटायर में आना है दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट काइंड ऑफ थिंग। तो जिस तरह का माहौल यहाँ पर है, राष्ट्रभाषा का हिंदी का वहां पे इस्तेमाल भी होगा, ऊपर मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई का नतीजा इस तरह के एक रियल सेंस आपके साथ, आपके बाजू में बैठे हुए, आपके घर से आपको आशीर्वाद देने वाले, सही मायने में आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो माता पिता हैं, आपके जो सगे संबंधी हैं, उनका आशीर्वाद, उनका सपोर्ट आपके साथ है, इसकी वजह से ही ये यश, ये सक्सेस हासिल कर पाए। मामला यहीं पे खत्म नहीं होता है। जैसे हमने कहा माता पिता, उनका तो रोल है ही है, विदाउट उनके सपोर्ट कोई भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता है। बट उनके साथ साथ और एक महत्वपूर्ण रोल जिन्होंने यहां पर बखूबी से निभाया है, वो राइट फ्रॉम योर फर्स्ट स्टैंडर्ड, आई वुड से नर्सरी से लेके फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 5th से लेके 8th से लेके 10th 11th 12th, जिन्होंने आपको जो है एक तरीके से सही दिशा दी है, ज्यांनी तुम्हाला घडवलं, इस तरह के आपके टीचर्स, आपके गुरु, और जिनमें अब ये दोनों यहां पर जो बैठे हुए हैं और उनकी जो टीम है, इनका भी समावेश होता है। ऐसे लोहिया सर हो, तेजस राठी सर हो और उनकी टीम हो, सही मायने में उनका भी आपके यश में, आपके सक्सेस में सही मायने में उनका भी उसमें हिस्सा है। तो आपका आज का फेलिसिटेशन ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति का फेलिसिटेशन नहीं है, मेरे ख्याल से ये आपके माता पिता का सम्मान है, ये आपके सगे संबंधियों का सम्मान है, ये आपके गुरुजन वर्ग, ये तो जो है प्रातिनिधिक स्वरूप से है और ये महत्वपूर्ण है, इसकी वजह से आप यहां पर हो। लेकिन आपने ये भी चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जिंदगी के किस पड़ाव पर एक मुकाबला मैंने किया, एक फाइट मैंने दी, उसका नाम था एग्जामिनेशन, शायद उसका नाम था IIT JEE, शायद उसका नाम था नीट, शायद उसका नाम था क्लैट, शायद उसका नाम था NDA, और उस फाइट में I emerged a victorious person. मैं जो हो वहां पर चैंप बन गया। तो ये चैंप बनने के पीछे ये सारी चीजें हैं, ये हमने वहां पे ध्यान में देना चाहिए। ये सिर्फ एक एग्जाम आपने पास नहीं की, आपका जो सत्कार हो रहा है, डू यू नो ये किस लिए हो रहा है? मान लो यहां पर जो है नीट में सक्सेसफुल स्टूडेंट है, रफली 16 लाख से लेके 18 लाख कैंडिडेट्स एप्लीकेशन भरते हैं इस एग्जाम के लिए, डॉक्टर बनने की इनकी इच्छा है। 18 लाख स्टूडेंट में से मान लो ऑल इंडिया के गवर्नमेंट एज वेल एज मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टर की जो वैकेंसीज है, सीट्स है, उनकी हम बात करें मोटा मोटी तौर पर, आंकड़े में मत जाओ, मोटा मोटी तौर पर 80,000 to 90,000 जो है वो डॉक्टर की सीट्स है हर साल। कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं? 18 लाख। उन 18 लाख में से आप एक थे। आपके पास उपलब्ध सीट्स कितने थे? 80,000। ना सिर्फ उन 18 लाख लोगों से आपने कंपीट किया, ना सिर्फ आप 80,000 स्टूडेंट में आए, और भी आपने बेहतरीन रैंक आपने लिया। ये कोई छोटी चीज है? आपने जो है 17 लाख 20,000 स्टूडेंट्स को जो है पीछे पछाड़ा है, तब जाके आप सक्सेसफुल बने हो। उसको अगर परसेंटेज में हम कन्वर्ट करते हैं तो हार्डली इट विल कम अराउंड 2 to 3%। यानी यहां पर सक्सेस रेशियो कितना है? 2 to 3%। और उस 100 में से 2 में आना, उस 18 लाख में से 80,000 में आना छोटी चीज है? बड़ी चीज है क्या नहीं? तो जिन्होंने नीट में, जिन्होंने सीईटी में जोरदार यहां पर एक तरीके से जो है कामयाबी हासिल की, एक बार जोरदार उनके लिए तालियां हो जाए। Those who had given IIT JEE examination, यहां पे अगेन आंकड़ों में मत जाओ, मोटा मोटी तौर पर वहां पर अगर आप परसेंटेज निकालो तो दैट परसेंटेज विल कम अराउंड 1 to 1.5%। मैं सारे सीट्स इकट्ठा लेके वहां पे कर रहा हूं, आपके रैंकिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो 1% में आना, 15 लाख में से 14.5 लाख स्टूडेंट्स को पीछे पछाड़ना, और उन 50,000 में वहां पे आना छोटी चीज है? वो 1% में आना बड़ी चीज है ना? तो एक बार IIT JEE इसमें जो सक्सेसफुल हुए हैं उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए।
Same is true about MBA entrance examination. Same is true about law entrance examination. अब थोड़ा सा जो है आर्म्ड फोर्सेस का बैकग्राउंड होने की वजह से, ऑफ कोर्स कोइंसिडेंटली बोलो, लकीली बोलो, एंड परहैप्स यू आर प्रिविलेज, आई एम प्रिविलेज, कि यहां पर जो अलग अलग कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, क्या बनना चाहते हैं भविष्य में? डॉक्टर, टिक। क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर, टिक। क्या बनना चाहते हैं? एमबीए, टिक। क्या बनना चाहते हैं? लॉ में, एंड दैट टू मेनी ऑफ यू। भारत की टॉप मोस्ट लीगल यूनिवर्सिटी अगर कोई है तो दैट इज नेशनल लॉ स्कूल इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर, टिक। मैं सिर्फ टिक करते जा रहा हूं, थोड़ी देर के बाद मैं बोलता हूं। क्या बनना चाहते हो? आर्म्ड फोर्सेस में जो है ऑफिसर बनना चाहते हो, टिक। बाय गॉड्स ग्रेस आप इन अलग अलग सेक्टर में जाना चाहते हो, आपका करियर करना चाहते हो, बाय गॉड्स ग्रेस इन सारे ही सेक्टर में मैं ऑलरेडी टिक करके यहां पर आया हूं। आई एम अ डॉक्टर बाय मेडिकल क्वालिफिकेशन, मेरा एमबीबीएस हुआ है, मेरा एमडी हुआ है। ओके, सो डॉक्टर, भविष्य के डॉक्टर मेरे पास बैठे हुए हैं, सो सर्टेनली आई फील प्राइड कि ये जो है हमारे भविष्य के डॉक्टर। Coming to MBA, yes, I have done masters in business administration in hospital management, so MBA के लिए भी टिक। Coming to the law sector, मेरा अभी LLB चल रहा है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, LLB चल रहा है, बट भारत की टॉप मोस्ट लीगल यूनिवर्सिटी दैट इज NLSIU, नेशनल लॉ स्कूल इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर, उसका मैं एलुमनस हूं। वहां से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिको लीगल एथिक्स वहां पे किया हुआ। डायरेक्टली मेरा इंजीनियरिंग वाला कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, बट फिलहाल मैं जहां पर काम कर रहा हूं, आई एम द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ MGM इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और उसके साथ ही एक मराठवाड़ा शिक्षक प्रसारक मंडल अपना देवगिरी कॉलेज जो है उनका देवगिरी डिफेंस एकेडमी का मैं कंसल्टेंट हूं, उनका एडवाइजर हूं, उनको मैं एडवाइस करता हूं। तो अलग अलग शैक्षणिक संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूं। तो एटलीस्ट पिछले 4 सालों से मैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। कैसे पढ़ाता हूं? क्योंकि अगर चेंज वाला अगर आप सिलेबस वहां पे देखोगे तो उनके सेकेंड ईयर के सिलेबस में देयर इज अ सब्जेक्ट ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स। उनके चेंज सिलेबस में देयर इज अ सब्जेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय राज्य घटना, बेसिक ह्यूमन राइट्स। ये सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में, इंजीनियरिंग के सिलेबस में। इंजीनियर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा पाएंगे, तो वहां पर जो है सभी जगह पिछले 4 सालों से जो है जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता है, बेसिक ह्यूमन राइट्स पढ़ाता है। और उसका बैकग्राउंड ये है कि ईयर 2012 में थ्रू यूपीएससी एग्जामिनेशन आई हैव बीन क्वालिफाइड एज एन आईपीएस ऑफिसर। मैं इंडियन पुलिस सर्विसेज का ऑफिसर हूं, आई हैव बीन क्वालिफाइड एज एन आईपीएस ऑफिसर। आई डिडंट जॉइन द सर्विस, ऑलरेडी आर्म फोर्सेस में मैं था, लेफ्टिनेंट कर्नल वहां पे था, और ऑलरेडी जो है ये क्वालिफिकेशन होने के बाद में जब आपको शुरू करना है तो माइट बी एडिशनल एसपी या एसपी के पद से वो सारा करियर मुझे शुरू करना पड़ता था। और ऑलरेडी हमारे बैच के लेफ्टिनेंट कर्नल इज इक्विवेलेंट टू अ डीआईजी, तो 2 पद जो है नीचे आने की वहां पे इच्छा नहीं थी। बट यस, ऑफिशियली यूपीएससी के एग्जामिनेशन में से आई हैव बीन क्वालिफाइड एज एन आईपीएस ऑफिसर। और ये सिलेबस अगर आप देखोगे तो वहां पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स हो, यूपीएससी मेंस हो, यूपीएससी इंटरव्यू में वहां पे होता है। सो विद दैट बैकग्राउंड आई हैव बीन टीचिंग टू द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आल्सो। सो कोइंसिडेंटली आपका क्षेत्र कुछ भी हो, कहीं ना कहीं उस क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ हूं और उनसे ही वार्तालाप करने का चांस मुझे यहां पे मिल रहा है। सो द फर्स्ट पॉइंट व्हिच आई वाज हाइलाइटिंग, इट्स योर ग्रेट सक्सेस। ऑल इंडिया लेवल के ये सारे एग्जाम्स थे, ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम में आप उतरे हो, ना सिर्फ उतरे हो, आपने फाइट दी है, ना सिर्फ आपने फाइट दी है, इस मकाम पर, इस पर्टिकुलर फेज पर यू हैव इमर्ज्ड एज विक्टोरियस, यू आर चैंप्स। तो एक बार आप सबके लिए जोरदार तालियां। ऐसा कहते हैं एवरी कॉइन हैज गॉट 2 साइड्स, है ना? ऐसा आप अब तक जो है आपकी तारीफ और बिल्कुल आप तारीफ के पात्र हो। थोड़ा सा ऐसा ऊपर गए हैं ना, कोई कुछ भी कहे ऊपर तैरना ही नहीं है, हमेशा पैर जो है वो जमीन पे रहने चाहिए। अब इसका दूसरा एंगल मैं कहता हूं, पहले मैंने आपकी सबकी तारीफ की और सही मायने में सिर्फ तारीफ नहीं कही, आप इस तारीफ के पात्र हो। बट अब इसका मैं दूसरा एंगल कहता हूं, आपका ये सक्सेस है बिल्कुल, बट ये सक्सेस आज तक किसी ने भी हासिल नहीं किया। ऐसा ये सक्सेस है क्या? ये सक्सेस ऐसा है क्या कि पूरे भारत में सिर्फ एक ही बच्चा इंजीनियर बना है, पूरे भारत में एक ही बच्चा डॉक्टर बना है, पूरे भारत में एक ही बच्चा आर्मी का ऑफिसर बना है? नो,
बिल्कुल हमारा दमखम था, इसकी वजह से 18 लाख बच्चों को हमने पछाड़ा और जो है टॉप 80,000 में आए, हम डॉक्टर वहां पे बनने वाले हैं। लेकिन हमारे जहन में, हमारे मन में ये भी चीज होनी चाहिए, अगर 80,000 है तो उनमें से मैं एक हूं। देयर आर अदर 79,999। हवा में मत कूड़, खुद के मन से बात करनी। अगर इंजीनियर्स है तो मान लो IIT JEE, ठीक है, बिल्कुल ये मेरा सक्सेस है। देयर आर 50,000 मान लो, देयर आर अदर 49,999। अनुष्का का तो जो सक्सेस है, दैट इज वंडरफुल। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, लास्ट ईयर आपको पता है जो बदलाव हुआ है कि अब गर्ल्स को भी NDA में वहां पर अलाउ किया गया है। और अगर आप परसेंटेज की बात करते हो तो ओवरऑल जो few lakh कैंडिडेट्स गर्ल्स, उसके लिए अपीयर उन्होंने किया था उस एग्जाम में से, उसमें से सिलेक्ट कितनी हुई? 19। सो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर आप जाते हो तो वो 1% भी नहीं है, 0.1% भी नहीं है, 0.017%। हजारों में एक, और वो हजारों में एक बिटिया हमारी औरंगाबाद की है, हमारे मराठवाड़ा की है, हमारे महाराष्ट्र की है। तो एवरीबॉडी मस्ट बी प्राउड अबाउट हर। हमारी साथी है तो आप में से हर एक को जो है उसका गर्व होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सही मायने में डायरेक्टली भारत माता की रक्षा में वो वहां पे काम करेगी। सो सचमुच में आप सभी लोगों का यश बहुत बड़ा है, बट साइमल्टेनियसली ये भी बात ध्यान में रखो कि इस मकाम पर हमने जो है पहुंच गए हैं, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। वी मस्ट बी हम्बल, देयर शुड बी ह्यूमिलिटी। मस्ती में नहीं रहना है, हवा में नहीं उड़ना है। आपने ही किया ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे वहां पे, क्योंकि ये ह्यूमिलिटी जब रहेगी, ये कहीं ना कहीं पोलाइटनेस यहां पर जब तक वहां पर है, तब तक जो है आप आगे बढ़ते रहोगे। द मोमेंट दैट काइंड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस गोज इनटू योर माइंड, जब वो एरोगेंसी आपके मन में वहां पे आ जाएगी, ये तो पहला पड़ाव था जी। जिंदगी में बहुत सारे एग्जाम देना, ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। अभी प्रोफेशनल लाइफ में आप सिर्फ एंट्री कर रहे हो, और प्रोफेशनल लाइफ में एंट्री करने के बाद हर एक मकाम पर इसी तरीके से जो है हमें आगे बढ़ना है। तो ये आगे कब बढ़ पाओगे, अलग अलग चीजें हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण चीज ह्यूमिलिटी। कहीं ना कहीं ये ह्यूमिलिटी हमें यहां पर जरूर रखनी है। कुछ चीजें आपके साथ में शेयर करता हूं। अब आप जो है 10+2 लेवल के हो, अब आप एंटर कर रहे हो प्रोफेशनल लाइफ में, सारे ही कोर्सेज, क्योंकि the kind of students which are here, whether it is engineering, whether it is medical, whether it is the kind of business administration or armed forces, these are the professional courses. आप इन प्रोफेशनल कोर्सेज में वहां पे जा रहे हैं। कुछ बदलाव आपको जो है आपके बर्ताव में, आपके थिंकिंग प्रोसेस में डालने पड़ेंगे अगर आपको आगे बढ़ना है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूं। आई एम अ डॉक्टर, मेरी एक क्लासमेट थी एंड हर नेम वाज अस्मा ताहिर। मैं नाम लेके बोल रहा हूं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हर अचीवमेंट। अस्मा ताहिर नाम की एक लड़की थी, 12th में, पूरे महाराष्ट्र में, ठीक है, बस पूरे महाराष्ट्र में वो पहली आई थी। कब? 12th में। उस लड़की को मेडिकल में एडमिशन दे दिया, GMC औरंगाबाद, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद में। अब पूरे महाराष्ट्र में टॉप आ गई, इसका मतलब यू कैन इमेजिन सक्सेस कितना बड़ा है। बट अगर आप खुद को एडॉप्ट नहीं कर पाते हो, अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, अगर क्या आपसे एक्सपेक्टेड है उस चीज को आप भाप नहीं पाते हो और उस तरीके से बदलाव नहीं कर पाते हो, यू आर अ फेलियर। आई एम पर्पसफुली गिविंग दिस पर्टिकुलर एग्जांपल एज अ केस स्टडी कि जो लड़की पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 आई थी, वो लड़की एक ही साल में MBBS के फर्स्ट ईयर में शी वाज अ सुपर फ्लॉप, फेल हो गई। वो तीनों के तीनों सब्जेक्ट में वो फेल हो गई, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। व्हाई इट हैज हैपेंड? बदलाव, उस एग्जाम को, उस फेज को क्या चाहिए, ये हमें जो है पहचानना पड़ेगा। तो आपको भी ये यश तो हमारा है, बट किस फेज का वो यश था। अब स्पेशली जब हम 12वीं के बाद में जा रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हैं, कुछ बदलाव हमें होना जरूरी है। हमारी सोच में बदलाव होना जरूरी है। क्या बदलाव होना जरूरी है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मुख्यतः स्कूल लेवल तक हमने जो पढ़ाई किया, तो पढ़ाई के लिए जो है मापदंड क्या था? एग्जाम। भविष्य में भी एग्जाम होने वाले हैं, और वो एग्जाम किस आधार पर थे? टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक।
हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं देता हूं, 200 पेज का टेक्स्ट बुक है, मैंने पूरा का पूरा रट्टा मार लिया पहले लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक, और मैं एग्जाम के लिए गया, मुझे कितने मार्क्स मिलने चाहिए आउट ऑफ 100? 100 आउट ऑफ 100। व्हाई? क्योंकि जो है एग्जाम में क्वेश्चन उसमें से ही आने वाला है। व्हाई? बिकॉज इट इज पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के बाहर का आया तो हम क्या करेंगे? मार्क आउट ऑफ सिलेबस। ओके, आउट ऑफ सिलेबस है तो मार्क वहां पे मिल जाएगा। अब जब आप प्रोफेशनल कोर्स में जाओगे, वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, लॉ हो, यू टेक एनीथिंग, वहां पर देयर इज नथिंग लाइक टेक्स्ट बुक। पढ़ाई तो करनी है, बुक्स भी पढ़ने हैं, बट देयर इज नथिंग लाइक टेक्स्ट बुक। देयर इज अ रेफरेंस बुक, देयर आर रेफरेंस बुक्स, संदर्भ ग्रंथ। यूनिवर्सिटी ने आपको सिलेबस दिया हुआ है, अब आपकी श्रद्धा, क्या पढ़ना है पढ़ो, नोट्स पढ़ना है पढ़ो, बुक पढ़ना है पढ़ो, महाज्ञानी हो, डायरेक्टली पेपर के लिए आके बैठो, एग्जाम सॉल्व करो। वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड कि आप क्या पढ़ते हो। व्हाट वी आर इंटरेस्टेड, जो सिलेबस में दिया हुआ प्रश्न है, उस प्रश्न का आप आंसर बराबर लिख पाते हो या नहीं। आपको सारी चीज कॉलेज में पढ़ाई जाएगी क्या? द आंसर इज नो। बहुत सारे लेक्चर्स होंगे भी नहीं, उस वक्त रो नहीं सकते हो आप, अरे ये तो सिलेबस में कवर किया ही नहीं, ये तो पढ़ाया ही नहीं, और एग्जाम में कैसे पूछा गया। नो, आपको खुद को जो है अपडेट करना पड़ेगा, सिलेबस देखना पड़ेगा, खुद होके जो है मटेरियल कलेक्ट करना पड़ेगा, खुद होके पढ़ना पड़ेगा, खुद होके उसको ग्रास्प करना पड़ेगा। बदला, बड़े हो रहे हो आप, आपको मैच्योर होना है, आपको सोचते सोचते आगे बढ़ना है। स्कूल वाली मेंटालिटी ही अगर लेके आप आगे जाओगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी क्या? नहीं। सो द फर्स्ट डिफरेंस इज रेफरेंस बुक्स वर्सेस टेक्स्ट बुक, नंबर 1। नंबर 2, सचमुच में आप पढ़ाई की अगर वहां पे बात करो, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, 7, 8, 9, 10, माइट बी 11, 12, सचमुच में स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल की पढ़ाई में क्या था? I would say it was a kind of vertical upgradation। यानी क्या हो सकता है, हमारे 5th स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड में या 4th स्टैंडर्ड में हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा, वहां से हमें पता चला अच्छा एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ अलग अलग तरह के गैसेस। 7वीं में जाएंगे तो क्या टॉपिक है? एटमॉस्फेयर का टॉपिक है, बट उसके और डेप्थ में जाएंगे, एटमॉस्फेयर में एग्जैक्टली कौन सा गैस है, कितना परसेंटेज है। 10th में जाएंगे और एटमॉस्फेयर का टॉपिक है, और डेप्थ में जाएंगे। हो सकता है कि एटमॉस्फेयर के अलग अलग जो लेयर्स है, हर एक लेयर में कौन से लेयर में सैटेलाइट्स रखे जाते हैं, कौन से लेयर में से एरोप्लेन उड़ता है, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी क्या, आपका स्कूल लेवल का, कॉलेज लेवल का जो पढ़ाई है, इट इज अ वर्टिकल अपग्रेडेशन। एक स्टेप से जाके जो है उसको ही और डेप्थ में जा रहे हैं। अब आप प्रोफेशनल कॉलेज में जा रहे हो, ये जो है वर्टिकल वाला मामला नहीं है, अब हॉरिजॉन्टल वाला मामला है। यानी क्या, आपने जो है जो 10वीं 11वीं 12वीं तक पढ़ा था, बहुत अच्छी बात है, आपने मैथ्स पढ़ा था, बहुत अच्छी बात है, बायोलॉजी पढ़ा था, बहुत अच्छी बात है, अब आपको डॉक्टर बनना है। सडनली फर्स्ट ईयर में क्या रहेगा? एनाटॉमी, ये लंबा चौड़ा सारा कार्यक्रम, बायोकेमिस्ट्री, ये लंबा चौड़ा कार्यक्रम, फिजियोलॉजी, फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये लंबा चौड़ा कार्यक्रम। सडनली द थिंग्स व्हिच वर नॉट देयर, डायरेक्टली आप जाके जो है फर्स्ट ईयर के पहले मंथ में क्या करोगे? डिसेक्शन करोगे, डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी को जो है आप डिसेक्ट करोगे। उस वक्त जाके अगर आप बोलोगे नाही मला भीतीच वाटते, मला माहितच नव्हतं कसं आहे त्या ठिकाणी, आई विल टेक माय ओन स्वीट टाइम, हो जाओगा, राइट। सो अब वो इंजीनियरिंग हो, M1, M2, M3, M4 देखो दूरी बढ़ेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कांसेप्ट्स की दूरी वहां पे चले जाएंगे, मेडिकल साइंस से रिलेटेड कोई और ही कांसेप्ट वहां करेंगे। यानी ऑफ कोर्स उसका संबंध रहेगा कहीं ना कहीं हमारे स्कूल लेवल के स्टडी से, लेकिन देयर वुड बी सडन चेंज in your syllabus, in the expectations from your exam। तो उन चेंजेस के अनुसार जो है हमें वहां पर बदलना होगा। ताकि सेकंड थिंग, तीसरी महत्वपूर्ण चीज, अब तक स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर आपको अच्छा लगे या ना लगे, पूरी तरीके से जो है आपके ऊपर सुपरविजन था, आपके टीचर्स का, आपके प्रिंसिपल का, आपके माता पिता का। बिकॉज यू यूज्ड टू गो टू द स्कूल, you used to come back from school, at the most you used to go to classes। अब जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, मेडिकल कॉलेज में जाओगे, MBA कॉलेज में जाओगे, तो वहां पर कभी लेक्चर्स होंगे, कभी लेक्चर्स नहीं होंगे। स्कूल में जो है कॉमन ऑफ, ऐसा कोई टर्म होता है क्या? देयर इज नथिंग लाइक कॉमन ऑफ, देयर इज नथिंग लाइक बंकिंग द लेक्चर। अब कॉलेज में जो है कॉमन ऑफ भी होगा, कॉलेज में जो है बाकी भी सारी चीजें वहां पे होगी।
तो जरूर हर एक फेज में हर एक जो चीज है वो हमने करनी चाहिए। somebody ask me, तो मुझे लगता है कि हमने प्रवाह के साथ रहना चाहिए, लेकिन प्रवाह के साथ इस तरीके से नहीं रहना चाहिए कि पीयर प्रेशर के बर्डन में आके हम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। बड़ा क्लियरली और स्पष्ट तरीके से मैं कहता हूं, दिस इज गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। आप जो है सडनली आप ऐसे एटमॉस्फेयर में वहां पर रहने वाले हो कि जहां पर वेगा बॉन्ड यानी क्या, जिसके ऊपर किसी का भी नियंत्रण नहीं। एक तरीके से जो है वेगा बॉन्ड होने के जो है बड़े चांसेस है। क्यों? सडनली अब तक जो है माता पिता का, टीचर्स का, स्कूल के एनवायरनमेंट का एक तरीके से आपके ऊपर जो एक तरीके से दबाव था वो सडनली दबाव चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तक जिस बच्चे ने उसके बालवाड़ी से लेके नर्सरी से लेके 12th तक औरंगाबाद में ही पढ़ाई किया, सडनली दैट बॉय विल गो इनटू मुंबई, पुणे, नागपुर, बेंगलुरु, XYZ, और सडनली ये चेंज अगर वहां पे हुआ और उस चेंज से, उस झगमगाहट से वो जरा ज्यादा ही इंप्रेस हो गया, तो देयर आर चांसेस कि जो है हमारे मुख्य उद्देश्य से भटक के हम साइड में वहां पे जा सकते हैं। यहां पर कहीं ना कहीं हमारे सेल्फ रिस्ट्रेंट, सेल्फ कंट्रोल, स्वयं नियंत्रण की जरूरत है। आपको शायद ये बातें अभी पता नहीं चलेगी, पर शायद 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद पीछे मुड़ के आप देखोगे तो जो है अलग अलग फेजेस होते हैं। उस फेजेस को जो है सबके साथ हमने जाना भी है, लेकिन इतना पहले नहीं जाना है कि वापस ना आ पाए, इतना पहले नहीं जाना है कि जिस पर्पस के लिए हम गए थे। आज जो हमें अच्छा लगता है ना कि हमारा सत्कार वहां पे हुआ है, क्यों सत्कार हुआ है? क्योंकि बाकी को आपने पछाड़ा है। यही सत्कार की भावना आपकी फर्स्ट ईयर में भी होनी चाहिए, सेकंड ईयर में भी होनी चाहिए, थर्ड ईयर में भी होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी होनी चाहिए। जहां जहां तक हम जाएंगे हम पास नहीं करेंगे, हम सिर्फ डॉक्टर नहीं बनेंगे, हम सिर्फ MBBS नहीं बनेंगे, हम सिर्फ MD नहीं बनेंगे। MBBS में भी जाऊंगा तो इतनी बेहतरीन पढ़ाई करूंगा कि आई विल ट्राई टू बी द बेस्ट इन यूनिवर्सिटी, I will try to be the gold medalist in whichever examination I am appearing for। बस को हम दे सकते हैं। अगर ये आप में थिंकिंग है तो you are on right track। तो कहीं ना कहीं जो है आपको भटकने की भी चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा है। ये भी चीज आपने वहां पे ध्यान रखनी चाहिए। There are so many things which I would like to discuss with you, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। सिर्फ एक महत्वपूर्ण मुद्दा मैं यहाँ पर कवर करता हूँ कि अब आपको जो है, जैसे मैंने कहा कि आपकी थिंकिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा जो है मैं बात कर रहा हूं तो जो है ओके, चलो प्रवचन जो है ढगे बाबा का प्रवचन शुरू हो गया, ऐसा जो है मैं आपके चेहरे के ऊपर रीड कर पा रहा हूं। तो अब ये सारे जो है सबके लिए एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज यानी जो लोहिया सर ने कहा सर हमारे स्टूडेंट जो है वो बहुत ही होशियार है और उनका जो इफ यू सी देयर मैथमेटिकल एबिलिटी, एकदम बहुत ही जबरदस्त मैथमेटिकल एबिलिटी। सो वी विल डू वन थिंग, एक मैथमेटिकल एबिलिटी से रिलेटेड जो है एक छोटा सा जो है लाइव वाला एक्सरसाइज हम वहां पे करते हैं। किसी ने भी जो है पेन नहीं निकालना है, किसी ने भी जो है कैलकुलेशन नहीं करना है। बेसिक आपको तो आता है, एडिशन, डिलीशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारी चीजें आपको आती है। बेसिक मैथ्स तो वहां पे आता है। ओके, तो एक सिंपल जो है चीज मैं वहां पे देता हूँ, पूरा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और जल्द से जल्द जो है, यानी जो क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं तो उसका सबसे पहले जो आंसर देगा तो उसके लिए कुछ खास है मेरे साइड से। ओके, तो आपका ध्यान जो है पूरी तरीके से जो मैं कहने जा रहा हूं उसके ऊपर। एक ट्रेन थी और ट्रेन जो है वो औरंगाबाद से निकली। वो ट्रेन जब वहां से निकली तब उस ट्रेन में 50 पैसेंजर्स थे। एक ट्रेन औरंगाबाद से निकली, उसमें 50 पैसेंजर थे। वो नेक्स्ट स्टॉप पर वहां पे गई, उस स्टॉप पर 20 पैसेंजर नीचे उतरे, 30 पैसेंजर और चढ़े, 20 पैसेंजर नीचे उतरे, 30 पैसेंजर और चढ़े। नेक्स्ट स्टॉप पर वहां पे गई, 30 पैसेंजर नीचे उतरे, 10 पैसेंजर और चढ़े, 30 पैसेंजर नीचे उतरे, 10 पैसेंजर और चढ़े। नेक्स्ट स्टॉप पर कोई भी पैसेंजर नहीं उतरा, कोई भी पैसेंजर नहीं चढ़ा। नेक्स्ट स्टॉप पर कोई भी पैसेंजर नहीं उतरा, कोई भी पैसेंजर नहीं चढ़ा। नेक्स्ट स्टॉप पर 40 पैसेंजर ट्रेन में चढ़े, 30 पैसेंजर ट्रेन में से उड़ गए, उतर गए। 40 पैसेंजर वहां पर जो है चढ़े और 30 पैसेंजर उतर गए। नेक्स्ट स्टेशन पर 10 पैसेंजर ट्रेन में चढ़े, 10 पैसेंजर उतर गए। नेक्स्ट स्टेशन पर 5 पैसेंजर ट्रेन में चढ़े, 40 पैसेंजर उतर गए। 5 पैसेंजर ट्रेन में चढ़े, 40 पैसेंजर उतर गए। नेक्स्ट स्टेशन पर 5 पैसेंजर उतर गए, 5 ही पैसेंजर चढ़ गए। 5 पैसेंजर उतर गए, 5 ही पैसेंजर चढ़ गए। अब मेरा प्रश्न है, औरंगाबाद से लेके वहां तक कितने स्टॉप थे? यस सर, आपने तो कहा मैथमेटिकल एबिलिटी वंडरफुल। 7
फर्स्ट स्टैंडर्ड का है ये सब, नर्सरी का, एलकेजी का, सीनियर केजी का, मुझे भी पता नहीं, 8 थे, 9 थे, 4 थे, 5 थे, मैं तो जो है जस्ट बोलते गया। डू यू नो व्हाई आई हैव शेयर्ड दिस एग्जांपल विद यू? अलग अलग परिप्रेक्ष्य में जो है ये उदाहरण बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ या अलग अलग ऑडियंस में शेयर किया जा सकता है। व्हाट इज द पॉइंट? डू यू नो व्हाट इज द पॉइंट ओवर हियर? द पॉइंट इज कंसंट्रेशन, ऑब्जर्वेशन, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। बिल्कुल सर ने सही कहा। मोर इंपॉर्टेंट, आपके परिप्रेक्ष्य में देयर इज वन टर्मिनोलॉजी, वी कॉल इट एज स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग यानी क्या? लड़कियां हैं तो लड़कियों ने यही करना चाहिए, लड़के हैं तो लड़कों ने यही करना चाहिए, घर के बर्तन जो है लड़कियों ने ही मांजने चाहिए। अच्छा सर, तो फार गप्पा मार लागला घरी जायचं की नाही तुम्हाला, काही म्हणती लगेच? दैट इज स्टीरियोटाइपिंग। ठीक, हे म्हणजे ऐसा यानी ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा यानी ऐसा ही करना चाहिए, सेम थिंग। हमारा जो माइंडसेट है ना, वो स्टीरियोटाइपिंग से बाहर निकालो। Why we could say, I mean, I'm surprised, शायद पहले बार वहां पे हो रहा है, और अदरवाइज the pause which I took, ये ट्रेन यहाँ से गई, ये ट्रेन यहाँ से गई, अब मुझे पूछना है, I took a purposeful pause, करेक्ट? उसके पहले जो है ऐसे 100 आंसर आते हैं जी मेरे पास, 100 आंसर ऐसा जो है, यानी ऑडियंस वहां पे होता है ना, तो 100 आंसर उसके पहले, सर 45, सर नहीं, सर 55, सर 35। अरे भैया तुम प्रश्न तो पूछने दे। फिर धीरे से प्रश्न वहां पे आता है, कितने स्टॉप के बीच में हम एज्यूम करके लेते हैं, अरे मैंने जो है जो किया यानी यही करना था। एग्जैक्टली सेम थिंग। जो पढ़ाई आप कर रहे हो, एज्यूम करके पढ़ाई मत करो। पढ़ाई जो मैं कर रहा हूं, मैं समझने के लिए पढ़ाई कर रहा हूं। ग्रास्प इट, समझ लो। अगर मैं मेडिकल साइंस में वहां पे गया हूं, अगर मुझे वहां पे रचना बताई जा रही है कि ओके फॉर एग्जांपल ये जो है अपर लिम्ब है, अपर लिम्ब के ये बोन्स है, मान लो ये जो है मसल के अटैचमेंट है, टेंडन यहाँ का अटैच है, वगैरह 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 वगैरह। समझ लो, पहले समझ लो, और फिर ये खुद मान के मत चलो कि जो है वो यही पूछेगा इसकी वजह से मैंने ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है। लो, पहले समझ लो, और अब जो है इट इज अप टू द एग्जामिनर टू पूछ, क्या पूछना है वो पूछ। जब मुझे वो चीज अच्छी तरीके से समझी है, जब मैंने पहले से ही प्री कंसीव्ड माइंड से, बायस्ड माइंड से उस चीज को अगर मैंने समझने की कोशिश नहीं की, अनबायस्ड माइंड से मैंने पढ़ाई की, तो दुनिया की कोई भी एग्जाम रहने दो, कोई भी एग्जामिनर रहने दो, किसी भी तरह का प्रश्न वहां पे पूछने दो, आपको वो चीज अगर समझी है तो वेरी मच यू कैन सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इजी डिफिकल्ट ये तो कोई मामला ही वहां पे नहीं। तो ये कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग में भी आपको छोड़नी पड़ेगी। आप इसी स्टीरियोटाइपिंग को पकड़ के वहां पे जाओगे तो जो है कहीं ना कहीं अटक जाओगे। क्यों? क्योंकि भविष्य का मामला जो है, भविष्य का आपका जो सारा जो फाइट है, दिस इज ईयर 2022, आप जो है विश्व में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, या मान लो प्रोफेशनल वर्ल्ड में कब आओगे? आप नेक्स्ट दशक के सारे प्लेयर हो। 2030 से लेकर 2040 में जो है आप फाइट करने वाले हो, एज अ डॉक्टर, एज एन इंजीनियर, एज अ कॉर्पोरेट टाइप, जहां पे कहीं पे आपको वहां पे जाना है। आप अगले दशक के प्लेयर वहां पे हो, और अगला दशक मैं कहूंगा आने वाले साल, ये क्या है पता है? देयर इज वन टर्मिनोलॉजी आर्म फोर्सेस में भी या लीडरशिप में हम वहां पे यूज करते हैं, मिलिट्री लीडरशिप में, बाकी भी कॉर्पोरेट लीडरशिप में भी। देयर इज वन टर्मिनोलॉजी व्हिच इज नोन एज टुमारोज वर्ल्ड इज वुका वर्ल्ड, VUCA, वुका वर्ल्ड। डज एनीबॉडी नो व्हाट इज वुका? VUCA, कल का, इसका मतलब आने वाला समय जो है वो क्या है? वुका वर्ल्ड है। वो कुछ भी हो, मेडिकल सेक्टर हो, इंजीनियरिंग हो, कॉर्पोरेट हो, यू नेम एनी सेक्टर, वुका। वुका इसका मतलब क्या? VUCA। V मींस volatile, U मींस uncertain, C मींस complex, A मींस ambiguous। दिन ब दिन कंपटीशन तगड़ा होने वाला, दिन ब दिन सिस्टम इतने कॉम्प्लिकेट होने वाले हैं कि जो है जो चीज, जो टेक्नोलॉजी आज रिलेवेंट थी इंजीनियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो टेक्नोलॉजी आज रिलेवेंट थी, जो कोर्स मैंने आज किया, हो सकता है 1 साल के बाद में जो है उस कोर्स की कोई वैल्यू नहीं, उस टेक्नोलॉजी को कोई पहचानता नहीं। फट से जो है टेक्नोलॉजी बदल गई, आपको खुद को अपडेट करना पड़ेगा। वोलेटाइल, अनसर्टन, पता नहीं भैया आज का सिचुएशन ऐसा है, भविष्य में क्या होने वाला है आईटी सेक्टर में, भविष्य में क्या होने वाला है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, वी डोंट नो। अनसर्टन वर्ल्ड। सी, कॉम्प्लेक्स,
इतना इजी नहीं रहा जी कि बीएससी एग्रीकल्चर कर दिया आपने, जो है बी कर दिया, इसके बाद में जो है आप नौकरी के लिए एप्लीकेशन कर दिया और आओ आओ नौकरी जो है आपके लिए इंतजार कर रही है। गॉन आर द डेज। अब जो है एक्सेप्ट एमबीबीएस नाम की डिग्री अगर छोड़ दोगे तो सरकारी नौकरी 100% डिग्री के आधार पर मिलेगी ही। मैं शब्द यूज कर रहा हूं 100%। सरकारी नौकरी 100% मिलेगी ही। ऐसी सिर्फ एमबीबीएस नाम की ही डिग्री बची हुई है, बाकी कोई भी डिग्री 100% नौकरी मिलेगी ही। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम जो डिग्री दे रहे हैं उसको कुछ वैल्यू नहीं, बहुत वैल्यू है, बट कब वैल्यू है? जब हम में दमखम है, जब हम नंबर 1 पर रहेंगे, जब उस सेक्टर में हम एक्सेलेंट रहेंगे, तो होल वर्ल्ड इज गोइंग टू सैल्यूट, उसमें कोई डाउट ही नहीं। बट that's why I'm saying the world is going to be complex, volatile, uncertain, complex, and it is ambiguous. Again, kind of confusion वाला सिनेरियो है। अब मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूं। इंडिया चाइना वॉर गया जी, वो जमाना गया कि जो है हमारे यहाँ से 10 सैनिक आएंगे, आपकी जगह उधर से जो है 10 सैनिक आएंगे, हम मारामारी करेंगे, जो जीतेगा वो इंडिया चाइना वॉर में जीत गया। अरे कौन सी दुनिया में हो? एयर, लैंड और नेवी या मान लो सागर, इसके पार आज का जो है युद्ध चला गया है। देयर इज अ साइबर वॉर कंपोनेंट, देयर इज अ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंपोनेंट, देयर इज अ हाइब्रिड वॉरफेयर कंपोनेंट। भविष्य के युद्ध जो है दे आर गोइंग टू बी हाइब्रिड वॉरफेयर। कॉम्प्लेक्सिटी, हर एक सेक्टर में जो है कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ गई, और उस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड के आप आर्मी ऑफिसर हो, उस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड के आप इंजीनियर हो, उस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड के आप डॉक्टर हो। डॉक्टर यानी जो है सिर्फ डिसेक्शन करना और काम करना नहीं। आज ही रोबोटिक सर्जरी शुरू हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ सेक्टर में भी आ गया, बाकी को तो छोड़ दो। डॉक्टर का जॉब कौन खा रहा है? रोबोट खा रहा है, दैट इज द फैक्ट। लेकिन इसका मतलब जो है हमें नौकरी नहीं मिलेगी, इसका मतलब हम बेकार रहेंगे क्या? एब्सोल्युटली नॉट। आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट फॉर टुमारो चैलेंजेस। ये चैलेंजेस है, लेकिन हम भी क्या कमेंगे जी? हम भी तगड़े हैं। आज का चैलेंज हमारे पास क्या था? 11th 12th की एग्जाम, नीट का एग्जाम, आईआईटी जेईई का एग्जाम, चैलेंज था कि नहीं? उस चैलेंज में पछाड़ के हम ऊपर आए, तो हमें कुछ होगा तब जाके तो हम पछाड़ के आगे आए ना। ये भविष्य के चैलेंजेस है, वहां पे भी हम मुकाबला करेंगे। लेकिन ये मुकाबला हम कब कर पाएंगे? तभी कर पाएंगे जब when we have got the 3D formula. And what is that 3D formula? First and foremost thing is dedication. सारा जो कुछ करेंगे 100%। जस्ट जो है एमबीबीएस कंप्लीट हो रहा है सर बीई कंप्लीट कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं सर? एमबीए कंप्लीट कर रहा हूँ। नो, अगर एमबीबीएस कर रहा हूँ तो जैसे मैं कह रहा हूँ हर साल मैं मेरा कितना बेहतरीन पढ़ाई करूँ, कितना स्ट्रॉन्ग बेस बनाऊं, कितने अच्छे मार्क्स लूं, ये मेरा जो है फाइटिंग स्पिरिट वहां पे होना चाहिए। आई वांट टू बी द बेस्ट डॉक्टर इन द वे, आई वांट टू बी द यूनिवर्सिटी टॉपर। डेडिकेशन, जो कुछ आप कर रहे हो। सेकंड डी इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी सावधान विश्राम नहीं, डिसिप्लिन यानी खुद के ऊपर कंट्रोल, सेल्फ रिस्ट्रेंट, सेल्फ कंट्रोल। टुकारिया टू सम एक्सटेंट कि अगर ये लाइफ में ये नहीं किया तो क्या किया, बट इतना भी नहीं करना है कि जो है हम रह जाएंगे। ऐसा भी नहीं ये तो सिर्फ पढ़ाकू है, इसके सिवा बात नहीं। बिल्कुल यार, आपको जो है सोशल एस्पेक्ट भी वहां पे जमने चाहिए, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपके सोशल कॉन्टैक्ट भी वहां पे बढ़ने चाहिए। ये भी जरूरी है जिंदगी में आगे बढ़ना है। सेकंड थिंग इज डिसिप्लिन, खुद के ऊपर कंट्रोल। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज राइट डायरेक्शन। वो गुरुजन हो, वो बुक्स हो, वो मटेरियल हो, सही दिशा में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो विद द हेल्प ऑफ दिस 3 Ds, दैट इज डेडिकेशन, discipline and direction, you can be victorious in any sector, in whichever sector you are entering into. Correct? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आपसे बात करने के लिए। पर्पसफुली थोड़ी सी यूजुअली जो है मोटिवेशनल या बाकी चीजों के रिलेटेड मुझे बात करना अच्छा लगता है, या वो उस तरह का जो है मैंडेट होता है उस प्रोग्राम का। लेकिन मुझे लगा ये तो सारी चीजों आपको पता है और ऑलरेडी उनको आपने ध्यान में लेते हुए यहाँ पर पहुंचे हो। बेसिक चीजें, खुद में विश्वास रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट humility, humbleness रखो, because of the support of your parents only, because of the right direction which has been given by your teacher, you are here. आपकी मेहनत तो है, लेकिन सिर्फ आपकी मेहनत रहती और ये बाकी चीजें नहीं होती। Believe me, without God's blessings and the support from all these people, we can't be victorious, we can't emerge victorious in any particular field. तो ये चीज ध्यान में रखना है, खुद में बिलीव रखना है, और जिस तरीके की जरूरत है हमारे प्रोफेशनल लाइफ में उस तरह के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, बदलाव करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। The whole world is going to be ours. हमें वो दमखम है, उसमें विश्वास रखना है और आगे बढ़ना है। फिर से एक बार ऑर्गेनाइजर्स का
और स्पेशली इतने बेहतरीन तरीके से आपने जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड द रियल चैंप्स, जो भविष्य के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स एंड दी काइंड ऑफ कॉर्पोरेट टाइकन्स, आर्मी ऑफिसर्स जो भविष्य के होने वाले हैं, उनको सचमुच में दिल से बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत बेस्ट विशेस, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग औरंगाबाद, यू आर रिप्रेजेंटिंग मराठवाड़ा, यू आर रिप्रेजेंटिंग महाराष्ट्र एंड बीइंग अ महाराष्ट्रियन, बड़े गर्व की बात है कि हमारे बच्चे भविष्य में जो है और आगे वहां पे बढ़ेंगे और उनके भविष्य के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन शब्दों के साथ फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। एक अलग ही जोश और चिंगारी सी छिड़का दी है सर ने हमारे दिलों में। जरूर सर, बेशक हम बुका के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए और ज्यादा मेहनत करेंगे। थैंक यू सो मच जगह सर। ऑल ऑफ अस विल रिमेंबर दिस वर्ड and try our best to implement them in our life as much as possible. This has truly been once a lifetime experience. I would request those parents who came late can come again.